हेलो बच्चों, वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर ध्वनि। आज का हमारा टॉपिक है हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं। तो मतलब कैसे सुनते हैं हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा कैसे सुनते हैं। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं कि ध्वनि कान तक पहुँच गया। ठीक है, अब हम कैसे सुनते हैं, उसे कैसे समझते हैं, ये देखेंगे। ठीक है, तो जो ध्वनि है वो बाहरी कान में सबसे पहले जाता है। बाहरी कान जो होता है, हमारा कान का जो बाहर वाला हिस्सा है, देखो वो फनल या कीप के जैसा होता है, उसका आकार होता है फनल या कीप जैसा। उसके बाद ध्वनि नलिका में जाती है। नलिका मतलब कोई भी नाला या फिर कोई भी रास्ता ऐसा। तो कान ये जो कीप जैसा है उससे अंदर ध्वनि ध्वनि अंदर गया, कीप कीप जैसे आकार के कान से, फिर अंदर नलिका में गया। उसके बाद आता है कर्णपटा, ईयर ड्रम हम लोग बोलते हैं ना, कान का पर्दा। ऐसे बोलते हैं ना सब कोई, कुछ भी कान में मत डालो वरना कान का पर्दा फट जाएगा, वही कर्णपटा होता है, वहाँ पे जाएगा। फिर उसके बाद वो मध्य कर्ण में जाएगा। ये जो कर्णपटा होता है ना, ये बाहरी का मतलब बाहरी और मध्य दोनों के बीच में होता है। मतलब समझ आया? मतलब जैसे देखो यहाँ से यहाँ तक होगा बाहरी कान, और यहाँ पे होगा कर्णपटा, कान का पर्दा, और उसके बाद थोड़ी दूर तक होगा मध्य कर्ण, फिर होगा आंतर कर्ण। ऐसे होता है, बाहरी बीच वाला फिर अंदर वाला, ऐसे डिवाइडेड है। ठीक है, तो बाहर वाला कान से गया नलिका में, फिर वहाँ से गया कर्णपटा में, कर्णपटा से फिर मध्य कर्ण में गया ध्वनि, फिर वहाँ से आंतर कर्ण में गया, फिर मस्तिष्क के पास पहुँचा। आंतर कर्ण मतलब अंदर वाला, इनर ईयर में गया, फिर वहाँ से हमारे दिमाग तक, ब्रेन तक गया। फिर हम लोग समझ पाते हैं कि कौन क्या बोल रहा है, नहीं। ठीक है, क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। कर्णपटा क्या होता है? कर्णपटा पतली तानित झिल्ली। ये जो कर्णपटा होता है, ईयर ड्रम, वो एक पतली सी, एकदम बहुत पतला होगा, थिन होगा, तानी तना हुआ, मतलब कोई ऐसे लूज नहीं हुआ। जैसे कपड़ा होता है ना, एकदम बढ़िया से आयरन आयरन मारने के बाद वो तन जाता है ना, वैसे ही तना हुआ। या ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे कपड़ा रखा हो, वैसे ही तना हुआ एक पतला सा झिल्ली होता है। झिल्ली मतलब कोई भी आवरण, मेम्ब्रेन, कोई भी मतलब हाँ वही मेम्ब्रेन, आवरण, बाहर का कुछ भी। तो एक पतली तानी झिल्ली होती है, मान लो ऐसे कपड़ा जैसा कुछ भी, मान लो तना हुआ कोई कपड़ा सा रहता है। ठीक है, यह एक तानित रबर की शीट के समान होती है। ये एक तना हुआ रबर। रबर जो होता है ना, रबर क्यों बोला है? क्योंकि वो इलास्टिक होता है। रबर जो होता है, रबर को हम ऐसे ऐसे खींच दे इधर, फिर ऐसे वापस आ जाएगा, फटेगा नहीं ना। लेकिन अगर वही हम कागज है उसको खींचे तो वो वापस आया, फट जाएगा ना। तो वही बात है कि रबर के जैसा ये होता है, इलास्टिक होता है। मतलब ये थोड़ा आगे पीछे भी होगा तो टूटेगा फटेगा नहीं। तो रबर की शीट के जैसी होती है। शीट मतलब कोई भी शीट, मतलब जैसे A4 शीट बोलते हैं ना हम लोग, सॉरी, A4 शीट बोलते हैं ना जैसे हम लोग, कागज़ का शीट, वही शीट के जैसा होता है कागज़ के। ठीक है, तना हुआ होगा, रबर का होगा। ठीक है, ध्वनि के कंपन कर्णपटा को कंपित करते हैं। ध्वनि के कंपन, ध्वनि जो अंदर गया उसका जो ध्वनि का जो कंपन हम लोग बोलते हैं ध्वनि कंप, ये देखो ऐसे कंपन कंपन करते रहता है। तो ध्वनि का जो कंपन होता है वो कर्णपटा को कंपित कर देता है। आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होके ऐसे ही करके ध्वनि ट्रैवल करता है ना। तो वो जो कंपन होता है वो कर्णपटा, जो मान लो यहाँ पे कागज़ का शीट है, रबर का शीट है, मान लो उसको भी कंपित कर देगा। मतलब ये भी कंपन करने लगेगा। कंपन मतलब वाइब्रेशन, ये भी हिलने डुलने लग जाएगा, आगे पीछे ऐसे ऐसे हिलने लगेगा। ठीक है, उसमें भी कंपन आ जाएगा। फिर उसके बाद वहाँ से आंतर कर्ण में चला जाएगा ध्वनि। मतलब यहाँ पे ये जो ये इसको कंपित कर दिया, यहाँ से फिर ये कंपन, देखो पहले कंपन आया, इसको कंपित कर दिया। ठीक है, फिर अब ये कंपित हो गया, तो ये अब इस कंपन को अंदर आंतर कर्ण में भेज देगा। ठीक है, अंदर वाला जो कर्ण का इनर ईयर जो होगा उसमें भेज देगा, कान का अंदर वाला पार्ट। और यहाँ देखो ये डायग्राम दिया हुआ है तुम्हारे बुक में। तो ये मानव कर्ण का, मानव कान का डायग्राम दिया हुआ है। तो ये देखो ये कान है, ये फनल शेप का है, ये जो बाहरी जो है ये फनल शेप का है। ठीक है, ये वाला। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये नलिका गया, ये नलिका गया। ठीक है, फिर उसके बाद अब यहाँ देखो ये कर्णपटा है, ये वाला जो है ये कर्णपटा है, ईयर ड्रम है। ठीक है, ये है ईयर ड्रम यहाँ पे। फिर उसके बाद वो ध्वनि, इसके बाद अब कर्णपटा से होके मध्य कर्ण, ये सब जो है ना, ये सब मध्य कर्ण का पार्ट है।
ये सब इनर ईयर का अंदर वाले आंतर कर्ण का पार्ट है। फिर मध्य कर्ण में जाएगा, यहाँ पे मध्य कर्ण होगा, यहाँ पे आंतर कर्ण होगा। तो ये ध्वनि सबसे पहले बाहर से आया, इसमें ये जो फनल और कीप शेप का बाहरी कान है, जो फनल और कीप शेप का, इसमें गया। फिर ये नलिका में गया। फिर यहाँ पे ये किस में गया, ये कर्णपटह के पास गया, इसको कंपित किया। फिर यहाँ से ये मध्य कर्ण के पास गया, यहाँ पे। फिर यहाँ से ये आंतर कर्ण में चला गया, ये आंतर कर्ण का हिस्सा है, ठीक है। कान में तीखी, नुकीली या कठोर वस्तु नहीं डालनी चाहिए, सुनने की शक्ति कम हो सकती है। देखो, ईयर ड्रम के ही मतलब वो जो कान का पर्दा है, उसी के मतलब टूटने, उसी में अगर छेद वेद हो जाएगा ना तो बहुत प्रॉब्लम होगा। इस वजह से कहा जाता है कि कान में कोई भी तीखी या नुकीली कोई भी चीज़ नहीं डालनी चाहिए, सुनने की शक्ति कम हो जाएगी। आपका अंदर वाला कान, मध्य, सबसे पहले तो ये ईयर ड्रम होगा, फिर मध्य कर्ण होगा, फिर आंतर कर्ण होगा। ये सब में से डैमेज हो जाएगा। सबसे पहले डैमेज होगा तो आपका कर्णपटह डैमेज होगा, ठीक है। तो इसी वजह से ज़्यादातर कहा जाता है कान का पर्दा फट जाएगा, कुछ भी मतलब उसमें छेद वेद हो जाएगा अगर डालोगे तो नहीं डालनी चाहिए कोई भी नुकीली चीज़, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम दिया हुआ है, हो सकता है आपको डायग्राम के क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाने को पूछ सकता है, ठीक है। तो ये डायग्राम हो तो प्रैक्टिस कर लेना। तो ये डायग्राम प्रैक्टिस करना इतना इजी नहीं है, तो इसके बदले आप ये वाला डायग्राम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ये वाला डायग्राम हम लेकर आए हैं, कान की संरचना, इसमें देखिए ये दिखाया हुआ है बाहरी कान, ठीक है। फिर ये कान की नलिका, नलिका मतलब कोई भी नाला रास्ता है ना, ऐसा। तो ये कान की नलिका है, ये यहाँ से यहाँ तक। फिर ये देखिए ये कर्णपटह है, इरेज करते हैं। ये कर्णपटह है, पर्दा जिसको हम पर्दा कह रहे हैं, ठीक है। फिर है ये मेलियस, इंकस, स्टेपिस। ये इसके बारे में आपको इतना नहीं भी इसको लेबर करेंगे, लिखेंगे, याद नहीं भी रखेंगे तो भी कोई बात नहीं है। आप इसके बदले यहीं पे बस एक जगह, यहीं कहीं इस तीनों में से कहीं पे भी एक जगह लिख दीजिएगा मध्य कर्ण, ठीक है, तो भी चलेगा। और ये अर्धवृत्ताकार नलिकाएं, कोक्लिया, श्रवण तंत्रिका, ये सब के बारे में अभी आपको पता नहीं है, समझ नहीं है, आप इन सब को छोड़ दीजिए, ठीक है। इसको छोड़ दीजिएगा अपने लेबलिंग में, मतलब इसके बारे में नहीं लिखिएगा, बस बना दीजिएगा। ये कोक्लिया के बारे में भी नहीं लिखिएगा। और यहाँ जो ये अर्धवृत्ताकार नलिकाएं हैं ना, इसकी जगह पे आप लिख दीजिएगा ये आंतरकर्ण। ये देखिए आंतरकर्ण शो किया हुआ है, यही है ये आंतरकर्ण, यहाँ पे लिख दीजिएगा आंतरकर्ण। इसकी जगह पे आंतरकर्ण लिख दीजिएगा। और ये इन तीनों को लिखने का मन करे तो लिख दीजिएगा, या फिर मध्य कर्ण लिखकर छोड़ दीजिएगा। ये तीनों जो है ना, मेलियस, इंकस, स्टेपिस, ये मध्य कर्ण का ही पार्ट है। तो आप लोग को इतना नहीं जानना है, तो आप इन तीनों के बदले मध्य कर्ण बस लिख दीजिएगा, एक किसी भी यहाँ पे। ये तीनों ये सब मध्य कर्ण का पार्ट है, ठीक है। तो उन तीनों के जगह पे आप लिख सकते हैं। अगर आपको इस चैप्टर के ये सारे नोट्स चाहिए होंगे तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा नीचे, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है आपके बुक में, एक एक्सपेरिमेंट है, कर्णपटह के कार्य को समझना। मतलब कर्णपटह का कैसे कार्य करता है ये समझा रहा है आपको, इस डायग्राम से समझना है। देखिए क्या कह रहा है कि एक बच्चा ये ड्रम सा कुछ लिए हुए है, और इसके ऊपर बलून जो होता है ना, बलून जो हम लोग बर्थडे में यूज़ करते हैं, वो लगाने के लिए, ठीक है। और उसके ऊपर कुछ थर्मोकोल के मतलब छोटे छोटे टुकड़े रखने के लिए, ठीक है। और कहा कि नीचे से अपने दोस्त को हवा यहाँ से फूकने के लिए। तो ये अगर ये हवा यहाँ से फूकेगा तो ये बलून ऊपर उठेगा, इसमें कंपन आएगा, ये ऊपर उठेगा, ये भी थर्मोकोल भी ऊपर उठने लगेगा, थर्मोकोल ऊपर नीचे उठते हुए दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे जैसे ये है ना, वैसे ही कर्णपटह होता है, ठीक है, ईयर ड्रम होता है। जैसे ही ध्वनि जाती है वो कर्णपटह में कंपन लाती है, और वो ध्वनि जो है कर्णपटह में जो कंपन आता है वो फिर मध्य कर्ण में जाता है, मध्य कर्ण से फिर आंतर कर्ण से फिर हमारे मस्तिष्क में जाता है, ठीक है, वो सारा। ऐसे ही हमारा कर्णपटह कार्य करता है। यही कर्णपटह के कार्य को समझने के लिए ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति। दोलन गति, कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति। कंपन जो हो रहा है मतलब वाइब्रेशन जो हो रहा है, उसका आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति। अब आप लोग को आयाम, आवर्तकाल और आवृत्ति के बारे में नहीं पता होगा, ठीक है। तो हम लोग वो देखेंगे कि वो क्या होता है। सॉरी अगर कुछ साइड से कुछ नॉइज़ आ रहे होंगे तो उसके लिए सो सॉरी, थोड़ा हल्ला हो रहा है। देखिए, तो दोलन गति और कंपन,
पहले क्या लिखा हुआ है, दोलन, गति और कंपन। दोलन, गति और कंपन क्या होता है? दोलन किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना, जैसे दोलन गति, दोलन जैसे डोलना बोलते हैं ना, वैसे ही कुछ समझ लो, ठीक है। जैसे मान लो ये झूला है, पेड़ है, पेड़ पे से हम ऐसे झूला यहाँ पे लगाते हैं ना, तो कोई भी बच्चा झूला कैसे झूलता है, आगे जाता है। एक सेकेंड, इसको मिटा दें। देखिए कोई भी बच्चा झूला कैसे झूलता है, आगे जाएगा, यहाँ से पहले आगे गया, फिर वापस यहीं पे आया, फिर पीछे गया, फिर वापस यहाँ पे आया, ठीक है। तो इस फिर ऐसे गया, फिर वापस आया, फिर पीछे गया, फिर वापस आया, फिर यहाँ गया, फिर वापस, इसी ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट से ही आगे गया, फिर वापस आया, फिर पीछे गया, फिर वापस आया। तो ये एक ही पॉइंट के, मतलब एक ही पॉइंट के अराउंड ये इधर उधर कर रहा है ना, इधर उधर, वापस इधर, फिर वापस इधर, फिर वापस इधर, फिर वापस इधर। इसी को हम लोग दोलन गति या फिर कंपन कहते हैं, मतलब वाइब्रेशन या फिर ऑसिलेशन। दोलन गति का मतलब होता है ऑसिलेटरी मोशन, और कंपन का मतलब होता है वाइब्रेशन। तो वाइब्रेट करना क्या होता है, फ़ोन जैसे वाइब्रेट करता है अपनी ही जगह पे ना, आगे पीछे होता रहता है, तो उसी को कंपन कहते हैं। और दोलन गति हो गया ऑसिलेशन, जैसे झूला झूलना, ऐसे ऐसे ऐसे, दोनों सेम ही होता है, ठीक है। एक ही पॉइंट के अबाउट आगे पीछे इधर उधर करना, ठीक है, गति करना, इसे कहते हैं कंपन, ठीक है। आगे पीछे इधर उधर। अब देखो आवर्तकाल क्या होता है। आवर्तकाल, आवर्तकाल वह समय है जो किसी दोलन करने वाली वस्तु को एक पूर्ण कंपन या चक्र पूरा करने में लगता है। देखिए एक पूरा कंपन या एक पूरा कंपन या फिर चक्र क्या होता है वो हम बताते हैं। जैसे देखिए ये तो आप समझ गए, आगे फिर पीछे। देखिए इस पॉइंट से स्टार्ट किए, आगे गए, फिर पीछे गए। देखिए इस पॉइंट से स्टार्ट किए, आगे गए, फिर वापस यहीं पे आए, फिर पीछे गए, फिर वापस यहीं पे आए, ठीक है। फिर आगे गए, फिर यहीं पे आए, फिर पीछे गए, फिर यहीं पे आए, ये ठीक है, ये कंपन है, ठीक है। तो अब एक चक्र क्या होता है, एक चक्र या फिर एक पूरा कंपन क्या होता है। तो देखो हम यहाँ से स्टार्ट किए, आगे गए, फिर हम लोग यहीं पे वापस आ गए, फिर पीछे गए, फिर इतना ही पीछे गए, फिर वापस इसी पॉइंट पे आ गए। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो एक ये जो हुआ ना, ये गति हुआ, जो भी गति हुआ, यहाँ से गए, मान लो यहाँ से 5 कदम गए, फिर वापस 5 कदम पीछे आए, फिर वापस पीछे की ओर 5 कदम गए, फिर वापस यहीं पे आ गए 5 कदम चल कर, ठीक है। तुम जहाँ से स्टार्ट किए वहीं पे आ गए। यही एक पूरा कंपन है या फिर चक्र है, ठीक है। यही एक पूरा ऑसिलेशन या वाइब्रेशन होता है, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे हम आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है। एक पूरे कंपन या चक्र को पूरा करने में, समझ आया। मतलब मान लो अगर आपका ये जैसे कि मान लो ये कोई ए पॉइंट है, आप ए पॉइंट से स्टार्ट किए, ठीक है, और 5 कदम आगे गए, ठीक है, फिर वापस उसी ए पॉइंट पे आ गए 5 कदम चल के, फिर 5 कदम पीछे गए, फिर पीछे से चलकर फिर वहीं पे आ गए 5 कदम चलकर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाने में, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक का जो समय हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टोटल चलने में समय लगा, उसे ही हम आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है। या एक पूरा कंपन या चक्र कहेंगे, इसको एक पूरा कंपन और चक्र कहेंगे। और यहाँ से यहाँ तक में जो समय लगेगा उसे हम आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है। इसका ऐसा ही मात्रक सेकेंड होता है। अब देखिए ऐसा ही मात्रक शायद आपको पता हो या ना हो, पहले तो पढ़ा ही होगा पर शायद आपको ना पता हो। देखिए ऐसा ही मात्रक वो होता है ना कि मात्रक मतलब कोई भी चीज़, जैसे कि हम लोग केला को कैसे बोलते हैं, भाई मुझे 2 किलो केला दे दो। केला को 2 किलो में नहीं बोलते ना, हम लोग बोलते हैं केला को दर्जन में देने के लिए। चीनी को कैसे बोलते हैं, दर्जन में बोलते हैं कि 2 दर्जन चीनी दे दो, नहीं, हम लोग चीनी को बोलते हैं 2 किलो चीनी दे दो, 4 किलो चीनी दे दो। वैसे ही सब कुछ का एक मात्रक होता है, ठीक है। तो इसी तरह ये जो आवर्तकाल हुआ, इसका मात्रक होता है सेकंड। जैसे टाइम को हम नहीं ना बोलते, अभी मम्मी पूछेगी कितना बजा, कितने देर में काम कर लोगे, तो तुम बोलोगे 10 मिनट में काम कर लेंगे। मम्मी की बोलोगे 10 किलो में काम कर लेंगे, ऐसा नहीं बोलते ना। तो कैसे मापते हो समय को, कैसे मापते हो, समय का क्या मात्रक है, ठीक है। तो समय का मात्रक बहुत सारा हुआ, जैसे कि मम्मी 10 सेकेंड में कर लेंगे, फिर नहीं 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 मम्मी प्लीज़ 10 मिनट में कर लेंगे, फिर क्या बोलेंगे, नहीं 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 मम्मी 10 घंटे में कर लेंगे, है ना। तो बहुत सारा मात्रक हुआ, सेकेंड, मिनट और आवर्स, ठीक है। तो ये सारे हुआ, लेकिन एक ऐसा ही मात्रक होता है, एक ऐसा ही मात्रक। मान लो मतलब कि जैसे गांव में हम बहुत सारा किसी का भी नाम रख देंगे, मान लो किसी का नाम है, किसी के घर का नाम है छोटू, नन्हे, पर
उसका असली नाम कुछ और होगा, आदित्य। तो उसी तरह से एक ऐसा ही मात्रक होता है जो कि स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, जो जो पूरी दुनिया उसके बारे में जानती है। जैसे हम अमिताभ बच्चन को जानते हैं कि हाँ अमिताभ बच्चन है, पर हो सकता है कि उसके पापा उसको कुछ और बोलते होंगे, छोटू बोलते होंगे, नन्हे बोलते होंगे, ऐसे। तो वैसे ही एक ऐसा ही मात्रक होता है सेकंड, ठीक है, समय का होता है जैसे सेकंड, वैसे ही यहाँ पे होता है टाइम का। जैसे सेकंड होता है ना, ऐसा ही मात्रक टाइम का भी, आपको नहीं पता होगा, समय का ऐसा ही मात्रक सेकंड होता है। वैसे ही आवर्तकाल भी एक तरह का समय हुआ ना, कि आपको कितना समय लगा पूरा यहाँ से यहाँ जाने में, वापस यहाँ आने में, फिर वापस यहाँ से यहाँ, फिर वापस यहाँ, मतलब कितना समय लगा। तो एक तरह का समय ही ना है। तो समय का जो ऐसा ही मात्रक होगा, स्टैंडर्ड होगा, वो होगा सेकंड, ठीक है। तो ऐसा ही मात्रक क्या होगा, सेकंड, समझ गए, आवर्तकाल का ऐसा ही मात्रक सेकंड होगा। और इसका फॉर्मूला होता है T=1/f। इसके बारे में अभी हम बताएंगे, ठीक है। अब देखते हैं आवृत्ति क्या होती है। आवृत्ति प्रति सेकंड होने वाली दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता को निर्धारित करती है। देखिए, प्रति सेकंड होने वाली, देखिए यहाँ, ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट किए, फिर यहीं पे आ गए, तो यहाँ से यहाँ आने में जो समय लगा उसे तो हम आवर्तकाल बोल दिए, ठीक है। लेकिन अब कोई बोलेगा कि एक सेकंड में कितना दोलन हुआ, मतलब देखिए, हो सकता है ना इस आदमी को यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आने में मान लीजिए 10 सेकंड लगा हो, किसी को 10 मिनट लगा हो, किसी को 15 मिनट लगा हो, किसी को हो सकता है 0.1 सेकंड लगा हो, बहुत कम समय लगा हो, बहुत कम सेकंड। और वो बहुत कम समय मतलब ऐसा हो सकता है ना, जैसे देखिए कोई कोई वाइब्रेशन होता है पानी में, कंपन, या फिर किसी भी, अगर आप जो कोई लोहे का होगा, जैसे हम लोग अपना स्कूल का जब भी घंटी बजता है तो कितना तेज़ी से वाइब्रेशन होता है, उस घंटी बजाने वाले पे जोर से एक बार मार देता है टन, तो वो कैसे देख आपको दिखाई देता होगा, थोड़ा 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 कैसे कैसे हिलते रहता है, ऐसे वाइब्रेट करने लगता है, उसमें कंपन होने लगता है ना। तो वो बहुत तेज़ी से कंपन करता है, ठीक है। तो वो एक सेकेंड में बहुत बार कंपन कर सकता है, ठीक है। तो वही कोई बोला कि एक सेकेंड में, तो इसलिए कोई आदमी दिमाग लगाया कि चलो हम, ठीक है, इस बच्चे से पूछते हैं कि बताओ एक सेकेंड में कितना दोलन हुआ। मतलब मान लो इस घंटी वाला पे हम बजाए, घंटी ऐसे मारे, ठीक है, ऐसे इस पे लाकर ऐसे घंटी बजाएं, ठीक है, तो ये वाइब्रेट करने लगेगा, ऐसे ऐसे हिलने लगता है, कंपन करने लगता है, उसी से तो ध्वनि उत्पन्न होती है ना। तभी तुम्हें पता चलता है, अच्छा फर्स्ट पीरियड ख़त्म हो गया। तो उसी तरह देखिए आवृत्ति है। तो कोई आपसे आके पूछा कि एक सेकेंड में बताओ ये घंटी जो है कितनी बार कंपन किया, ये जो घंटा बजाने वाला जो भी है, जिस पे घंटा हम बजाए, ये एक सेकेंड में कितना बार कंपन किया। तो वही जो वो एक सेकेंड में कितना बार कंपन किया, जितनी बार कंपन करेगा हम उसकी आवृत्ति कहेंगे। हम कहेंगे इसकी आवृत्ति क्या है, तो इसकी आवृत्ति 10 है, मतलब इसकी आवृत्ति 10 है, मतलब ये एक सेकेंड में 10 बार कंपन किया, ठीक है। फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई चींटी है, वो ऐसे 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 अपने ही पॉइंट पे ऐसे 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 इस पॉइंट के अबाउट आगे जा रही है, फिर पीछे, फिर ऐसे, मतलब ऐसे 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 करते जा रही है। तो चींटी तो बहुत जल्दी करेगी ना, हम लोग उतना जल्दी नहीं कर पाएंगे जितनी जल्दी से चींटी करेगी, ठीक है। तो एक बार में, एक सेकेंड में चींटी कितनी बार कंपन करती है, मतलब ये देखिए, एक बार ये कंपन हुआ, आगे गई, फिर वापस यहाँ आई, फिर पीछे गई, फिर वापस यहाँ आई, ये एक कंपन हुआ। तो एक कंपन हुआ, ठीक है। तो इस एक कंपन को करने में जो समय लगा उसे हम आवर्तकाल कहेंगे, ठीक है। लेकिन एक सेकेंड में कितना कंपन हुआ, मतलब हो सकता है चींटी एक सेकेंड में 10 बार कंपन की, हो सकता है कोई चींटी एक बार में 5 बार कंपन की, या फिर मान लो ये जो घंटा जिस पे हम मारे जोर से टन, तो वो हिलने लगा, ठीक है। तो वो एक सेकेंड में कितना बार कंपन किया, एक सेकेंड में होने वाली कंपन, एक सेकेंड में कितनी बार वो कंपित हुआ, इसे हम उसकी आवृत्ति कहेंगे। जैसे हम बोलेंगे बताओ हम जब घंटी बजाएं तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, तो हम बोलेंगे अच्छा इसकी आवृत्ति 10 है, तो इसका मतलब ये 10 बार कंपन किया एक सेकेंड में। चींटी जो है ये कंपन कर रहा है, कंपित हो रहा है, ठीक है, दोलन गति कर रहा है। चींटी जो है वो दोलन गति कर रहा है, मतलब ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। मान लो आप किसी पेड़ से झूला लगा दिए, ऐसे 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 कर, बहुत कोई कोई बहुत तेज़ी से झूला झूलता है ना, तो हम पूछेंगे कि बताओ इस बच्चे की, ये जो बच्चा झूला झूल रहा है, ये कौन सा मोशन कर रहा है, मतलब ये कौन सी गति कर रही है, तो ये दोलन गति कर रहा है। गति मतलब
मोशन, ठीक है। तो ये कौन सा गति कर रहा है, ठीक है, तो ये दोलन गति कर रहा है, मतलब इसी से आगे गया फिर वापस आया, फिर पीछे गया फिर यहीं पे वापस आया। तो ये एक बार दोलन हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये एक बार दोलन हुआ। तो हम पूछेंगे कि बताओ ये बच्चा कितनी बार दोलन किया 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में कितनी बार ऐसे यहाँ से यहाँ चल के यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ, मतलब कितनी बार ये दोलन किया, ठीक है, कितनी बार यहाँ पे से स्टार्ट करके यहाँ पे आया, फिर यहाँ से स्टार्ट करके फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से स्टार्ट करके फिर यहाँ आया। तो ये कितनी बार 1 सेकेंड में झूला झूला, उसकी हम आवृत्ति कहेंगे। ये बताओ इस बच्चे की जो दोलन गति हो रही है इसकी आवृत्ति क्या होगी, तो इसकी होगी 5, मतलब ये 5 बार दोलन किया, ठीक है, 1 सेकेंड में 5 बार दोलन किया, ठीक है। किसी का हो सकता है 10। तो आपको अब आवृत्ति समझ आ गई होगी। उसी तरह हम आवृत्ति को किस मात्रक से देखते, मतलब आवृत्ति की मात्रक क्या है, ठीक है। तो जैसे केला खरीदने का मतलब खरीदने का मात्रक होता है दर्जन, दर्जन होता है, वैसे किलो होता है, वैसे ही ऐसा ही मात्रक है इसका। आवृत्ति की ऐसा ही मात्रक होता है हर्ट्ज, मतलब ये कितनी बार हम बोलेंगे, अगर ये कितनी बार दोलन गति किया, 10 बार दोलन गति किया, तो इसकी आवृत्ति क्या है हम पूछेंगे कि मान लो ये बच्चा जो है, ये जो दोलन गति कर रहा है, ये 1 सेकेंड में 10 दोलन किया, ठीक है, ये 1 सेकेंड में 10 दोलन किया, ठीक है, समझ गए। तो बताओ इसकी आवृत्ति क्या है, तो इसकी आवृत्ति 10 हर्ट्ज होगी। 10 हर्ट्ज, जैसे हम 10 किलो बोलते हैं, 10 दर्जन बोलते हैं, वैसे ही 10 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति होगी, ठीक है। आवृत्ति 10 हर्ट्ज होगी क्योंकि इसका मात्रक हर्ट्ज है, ठीक है। तो अगर ये 10 बार दोलन करता है 1 सेकेंड में, मतलब इसकी आवृत्ति 10 हर्ट्ज है, ठीक है। और 1 हर्ट्ज आवृत्ति, आवृत्ति को ही हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो होता है वो आवृत्ति, इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं आवृत्ति को। आप लोग को थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आनी चाहिए, क्योंकि ऐसा देखिए, अगर मान लो आपको 12th के बाद नीट की तैयारी करनी है, तो फिर नीट तो आप लोग हिंदी में वो भी एग्ज़ाम दे ही सकते हैं तैयारी करके, लेकिन फिर कहीं MBBS करने जाएंगे तो वो उतना हिंदी नहीं बताएंगे ना, तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आनी चाहिए, ओके। तो देखिए आवृत्ति को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो 1 हर्ट्ज आवृत्ति एक दोलन ऑसिलेशन, एक दोलन के जैसे, अभी हम बोले ना कि अगर ये 1 सेकेंड में 10 दोलन कर रहा है, 10 दोलन कर रहा है, ठीक है, 1 सेकेंड में 10 दोलन कर रहा है, मतलब इसकी आवृत्ति 10 हर्ट्ज है। तो उसी तरह 1 हर्ट्ज जो है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 हर्ट्ज एक आवृत्ति के इक्वल हुआ, तभी तो हम बोले कि 10 आवृत्ति किया मतलब 10 हर्ट्ज हो गया। एक आवृत्ति 1 हर्ट्ज के इक्वल होगा, तभी तो 10 आवृत्ति 10 हर्ट्ज के इक्वल होगा। तो एक हर्ट्ज आवृत्ति का मतलब होता है एक दोलन प्रति सेकेंड। मतलब अगर 1 सेकेंड में एक दोलन हो रहा है, 1 सेकेंड में एक ऑसिलेशन हो रहा है, दोलन को ही हम लोग ऑसिलेशन बोलते हैं। अगर 1 सेकेंड में एक दोलन हो रहा है, इसका मतलब है कि उसकी आवृत्ति 1 हर्ट्ज है, समझ आया। अगर 1 सेकेंड में एक दोलन हो रहा है, मतलब 1 सेकेंड में वो एक बार ये दोलन कर रहा है, यहाँ से यहाँ गया फिर वापस आया फिर यहाँ से यहाँ आया, ठीक है। तो अगर 1 सेकेंड में ये एक दोलन कर रहा है तो इसकी आवृत्ति 1 हर्ट्ज होगी। मतलब 1 हर्ट्ज आवृत्ति क्या होता है, एक दोलन प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में एक दोलन मतलब 1 हर्ट्ज। अगर 1 सेकेंड में 10 दोलन होता मतलब 10 हर्ट्ज, ठीक है। तो 1 हर्ट्ज किसके इक्वल हो गया, 1 हर्ट्ज किसके इक्वल हो गया, एक दोलन प्रति सेकेंड के इक्वल हो गया, ठीक है। यदि कोई वस्तु, अभी सभी रेस कर दे, जल्दी 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 जल्दी। यदि कोई, एक प्रश्न है, यदि कोई, तुम्हारे ही बुक का है, यदि कोई वस्तु 1 सेकेंड में 20 दोलन पूरी करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। खुद से सोचिए, 1 सेकेंड में कितने दोलन हो रहे हैं, 20 दोलन हो रहा है, तो आवृत्ति क्या होगी, 20 हर्ट्ज होगी, ठीक है, 20 हर्ट्ज होगी, क्या होगी, 20 हर्ट्ज। 1 सेकेंड में 20 दोलन हो रहा है तो इसकी आवृत्ति होगी 20 हर्ट्ज, ठीक है। 20 दोलन हो रहा है तो 20 हर्ट्ज होगी इसकी आवृत्ति। अब हमारा टॉपिक है ध्वनि के महत्वपूर्ण गुण, ठीक है। ध्वनि के कौन कौन से महत्वपूर्ण गुण होते हैं, तो एक होता है आयाम, दूसरी होती है आवृत्ति, ठीक है। अब हम इसको समझाते हैं ये क्या है। जैसे कि मान लीजिए ध्वनि है, ठीक है, तो उसकी ध्वनि के महत्वपूर्ण गुण के बारे में